हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एक्सीलेंट क्लासेज विद स्वतंत्र में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विटामिन को कवर किया था। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सेल जो है दिखने में तो मतलब कहने के लिए तो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन काफ़ी विस्तृत इसका जो है पूरा क्षेत्र है। सेल को अगर एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो जा करके हमें सेल के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो हम इसको पार्ट में स्टडी करेंगे सेल को। तो आज हम सेल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर में सेल को डिस्कवर किसने किया था, कौन सी सबसे छोटी कोशिका है, बड़ी कोशिका है, ह्यूमन में कौन सी छोटी बड़ी कोशिका है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जो सेल की स्टडी है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल की स्टडी मतलब सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। और सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में की थी। अगर ये रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने तो खोज कर दी थी, लेकिन इन्होंने जो सेल को देखा था वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था, जूम करके देखा था। तो उन्होंने देखा, लेकिन कॉर्क सेल में देखा था जो एक डेड सेल होती है। वो लिविंग सेल में नहीं देख पाए थे इसे। और इसके बाद जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेनियम श्वान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। स्लाइडेनियम श्वान। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है, अब यहाँ पे दो तरीके से देखा जाएगा। एक ऑल ओवर पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है। देन सेकेंड की हमारे शरीर में कौन सबसे छोटी कोशिका होती है और कौन सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये तो हो गया आपका पूरे विश्व में सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कौन सी सबसे छोटी कोशिका और कौन सबसे बड़ी है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल का स्पर्म होता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। और मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, जिसको ओवम बोलते हैं। अब आपने ये देखा कि जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, जिसको ओवम बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन सेल है। विभाजन रहित कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है। और सबसे तेज विभाजन जो होता है वो लीवर सेल में होता है। यकृत कोशिका। लीवर सेल। अब आपने देखा कि जो कोशिका है इसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कोशिका की खोज इन्होंने की थी और इसके जनक भी यही हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में कोशिका को डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने जीवित कोशिका को नहीं खोजा था, जीवित कोशिका नहीं ढूंढ पाए थे। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट जो थे इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेनियम श्वान नामक साइंटिस्ट ने दिया था।
अब ये कोशिका सिद्धांत क्या होता है, स्लाइडेन और शॉन ने ये बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, जिसको हम एक कोश के और बहुकोशिकीय एनिमल बोलते हैं, जीव बोलते हैं, ये सारे जो होते हैं जीव वो सेल से मिल करके, उनकी जो बॉडी की संरचना होती है वो सेल से मिल करके ही बनी होती है। तो इसलिए कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और शॉन नामक साइंटिस्ट ने दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं सबसे छोटी कोशिका पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो माइकोप्लाज्मा होता है ये जो है सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद आप यही देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका पूरे वर्ल्ड में शुतुरमुर्ग का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये तो पूरे विश्व की बात होगी। नेक्स्ट हो गया आपका मानव शरीर में सबसे छोटी की कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होती है। जो मेल का स्पर्म होता है वो सबसे छोटी सेल होती है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी कोशिका, वो फीमेल का ओवम होता है जिसको अंडाणु बोलते हैं, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव के शरीर में। और मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन, क्योंकि पूरे शरीर में न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित कोशिका मतलब जिसमें विभाजन नहीं होता है, वो डिवाइड नहीं होती है, उसको न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे तेज विभाजन कहाँ पे होता है, वो यकृत सेल में होता है, लीवर सेल में होता है। अब आपको यहाँ एक चीज़ ये देखना है कि न्यूरॉन जो है ये विभाजन रहित कोशिका, इसको क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी हम बाद में इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में जो कोशिका अंगक है उसमें एक सेंट्रोसोम होता है। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो न्यूरॉन्स में एब्सेंट होते हैं और न्यूरॉन जो सेंट्रोसोम का वर्क होता है वो कोशिका डिवीजन करना होता है, कोशिका का विभाजन करना होता है। क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन जो होते हैं, अब इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रेन सेल्स होती हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, अगर उसमें एक बार चोट लग जाती है या फिर उसमें किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बहुत ही रेयरली ठीक होती है। या क्योंकि ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं, दोनों ऑर्गन्स ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के, और इसमें न्यूरॉन में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता है। और इस वजह से जो बर्थ टाइम जितने न्यूरॉन्स का ब्रेन में डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम उतने ही रहते हैं। और सबसे तेज़ विभाजन जो होता है वो यकृत सेल में होता है, क्योंकि यकृत सेल जिसको हम लीवर बोल रहे हैं, तो ये यकृत कोशिकाएं होती हैं, इनका बहुत फंक्शन होता है, बहुत कार्य इनका होता है। सिंथेसिस का काम होता है, संश्लेषण का काम होता है, उसके अलावा ग्लाइकोजन का स्टोर करती हैं, बॉडी को मेंटेन करने का काम करती हैं, टॉक्सिक मटेरियल को भी ये शरीर से बाहर निकालती है या इसको स्टोर करके फिर इसके बाद बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से यकृत जो होती है ये बड़ा ऑर्गन भी होता है शरीर का, और जो है इसमें तेज विभाजन भी होता है, क्योंकि ये शरीर का जो है अगर तेज विभाजन इसमें नहीं होगा यकृत सेल में, तो क्योंकि पूरे बॉडी का कंट्रोल जो होता है टॉक्सिक मटेरियल से तो बचाती है ये, तो इस वजह से इसमें सबसे तेज विभाजन होता है। इसके बाद हम लोग सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है सेल्स मिल करके, एक एक सेल्स मिल करके शरीर का निर्माण करती हैं। थोड़ा सा इसका डायग्राम से हम समझ लेते हैं। तो सेल्स जो होती हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि सिंगल सेल से ही पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, तो एक एक सेल मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और टिश्यू मिल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बॉडी की संरचना बनाते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल मिल करके कई सेल्स मिलती हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है, और कई ऑर्गन्स जब एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कई ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, जैसे
सेल्स मिली तो टिश्यू का निर्माण हुआ, फिर यहाँ से ऑर्गन। अब ऑर्गन में आपका जैसे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़े ही होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। नेक्स्ट आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम में रिस्पायरेशन में लंग का वर्क होता है, तो सिर्फ और सिर्फ लंग का ही वर्क नहीं होता, उसमें कई ढेर सारे जो है ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिल करके भाग लेते हैं। उसी तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट जो होता है, हार्ट से रिलेटेड, उसके बाद हार्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, उसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ढेर सारे ऑर्गन्स जो मिलते हैं वो मिल करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से जो ऑर्गन सिस्टम रहता है, क्योंकि अब सर्कुलेटरी सिस्टम मिला, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम मिला और रिस्पायरेटरी सिस्टम मिला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिला, ये सारे सिस्टम मिल करके एक बॉडी की संरचना बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, नेक्स्ट इसका बाद एक बॉडी, नेक्स्ट जो होता है इसके बाद एक बॉडी की संरचना बन जाती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे सेल्स जो होते हैं ये मिल करके टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेल के बारे में जान लें पहले डायग्राम के थ्रू। तो एक बार हम सेल का फिगर बना के देख लेते हैं कि इसमें कितने सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ओरली अगर हम देखें सेल को, तो एक केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, आरएनए, क्रोमैटिन, फाइबर, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट है गाल्जी बॉडी, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसको बोलते हैं, प्लास्टिड। तो इस तरीके से कई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो हर सेल अपनी फिजियोलॉजी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सारे सेल्स जो होते हैं वो अपनी फिजियोलॉजी खुद ही करता है। तो देखिए, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, इस तरीके से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसको जो है साइटोप्लाज्म बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और हेक्सले ने यही कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। हेक्सले ने ये चीज़ कही है। तो हेक्सले के अनुसार प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ये जीवन का भौतिक आधार होता है। अब हम सेल के बारे में एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स में, क्योंकि जो ये सेल है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सेल वॉल आता है जो कि एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। कोशिका झिल्ली,
पहला सेल ऑर्गेनल्स है ये। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये पौधों तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये पौधों और जंतु दोनों में पाई जाती है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से वो सेल ऑर्गेनल्स के लिए एक बॉक्स का भी काम करती है। तो इस तरीके से ये सारे सेल ऑर्गेनल्स, सारे कोशिका अंगक कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। तो आपने देखा जो कोशिका झिल्ली होती है जिसको हम एक दूसरे नाम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये पौधों तथा जंतु दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, और ये प्रोटीन की बनी होती है। और जो सारे कोशिका अंगक होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, वो सारे कोशिका अंगक इसी कोशिका झिल्ली के अंदर पैक होते हैं। तो ये रहा है आपका कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट दूसरा है सेल वॉल। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। इसको सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। पौधों में पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जीवाणुओं में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान तो ये आपने देखा कि कोशिका भित्ति जो होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं ये पौधों में सिर्फ पाई जाती है। एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है, मीन्स एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति जो पाई जाती है म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। और कोशिका भित्ति का जो वर्क होता है वो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना होता है, एक कंकाल की तरीके से कार्य करती है, उसका ढांचा बनाने का काम करती है। तो ये रहा आपका सेल वॉल। और तो अगले वीडियो में हम दूसरे सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।